अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। प्रोग्राम में आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली अहम समाअत और दीगर मामलात का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो आप तक पहुंचाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दूसरे चैप्टर की इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने शिरकत की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर, शुहदा के वरसा और फौजी जवानों की फलाह बहबूद के इक़दाम के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं नौजवान और आने वाली नस्लों के लिए NASTP बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। NASTP के मैदान में तरक्की का अमल तेज़ करते हुए खुद इन्हिसारी के हुसूल का बायस बनेगा। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिए इस दौरे से मुतालिक। जी, तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कराची का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान वो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क गए, जहां पर उन्होंने जो सिलिकॉन कराची है इस NASTP का मंसूबा उसके दूसरे चैप्टर का बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताह किया और इस मंसूबे को उन्होंने कौमी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दिया और कहा कि मंसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा और कौम के लिए खुद इंसारी का प्लेटफॉर्म भी साबित होगा और इस मंसूबे से नौजवान और आइंदा नस्लों के लिए बेपनाह जो फायदे हैं वो हमें हासिल होंगे। आर्मी चीफ इस मौका पर एरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फजाइया की कोशिशों को सराहा, जबकि सरबराह पाक फजाइया ने मंसूबे के विजन पर रोशनी डाली और ये बताया कि ये मंसूबा एरोस्पेस, साइबर और IT के हवाले से बेहतरीन मंसूबा है। कौमी सतह पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी के हसूल के दुरुस्त सिमत में एक बड़ा कदम है और समाजी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और साइंस के शोबों में भी मुश्तरका विजन साबित होगा। बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर कराची का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने कराची कोर की जो ऑपरेशनल और तरबीती अमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग है उसमें शिरकत की, उसका जायजा लिया। आर्मी चीफ को फौजियों और शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आर्टिकल 17 पे हम ही रिलाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूशन समझा जाएगा अगर उसके पास निशान नहीं है और वो पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 12 एक से ज्यादा मरतबा, चाहे वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, चाहे नेशनल इलेक्शन थे, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जब भी और जब उनको इस गैर सियासी बुनियादों पे कराया गया, इवन लॉ को डिक्लेयर कराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान नहीं होगा और पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन नहीं होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराएगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देखिए, हमने वर्कर और सपोर्टरों को किया और अपने जो लीडरशिप है उनको भी अंडरग्राउंड वो सारे इशू कर लिए और इंशाल्लाह फुल पार्टिसिपेट करेगी। और याद रखना, इंशाल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं और खासकर आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, ये एम्पायर को साथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार होगी, ये देख लेना। देखिए, हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखो, हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन फैसले किए, इंशाल्लाह ताला सबको अकोमोडेट किया है। सर, देखो, अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप PTI से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा लोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे जो कभी रिजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रिजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। देखो, वो पार्टी की एक पॉलिसी है किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है।
पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तिकाक है। और पॉलिटिकल जितने भी हमारे वो है वर्कर है या जितने कैंडिडेट्स थे, एस्पायरेंट थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जिनको टिकट नहीं मिले, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें और बाकी सारे जितने भी है वो उसके मुकाबले में या तो विड्रॉ होंगे या अपने कैंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो ये होता रहता है, वो हमारा पार्ट है। सर आपने अभी बड़ा केस सारा बताया है अपना, मैं समझता हूँ मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान के इस्तीफ़ा पे अफसोस हुआ है और इजाज़ुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे, उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अभी आपने बल्ले के निशान का केस का ब्रीफ किया है, लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम कहती है तैयारी नहीं है, या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे हैं, आज हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे और मुतमईन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई एंगेजमेंट नहीं हो पाई थी? अदालत आन एंड आप क्वेश्चन करती है, हमारा टर्न कल होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने आर्गूमेंट्स कल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो एक हफ्ते की बाद सुनी गई थी। एनीवे सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले ताकि हमें भी इंसाफ की से जो ना बर वक्त मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। यह तो मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीजन है वो अभी आने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर। थैंक यू जी, थैंक यू। बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी और बल्ले के निशान के बगैर अगर इलेक्शन होंगे तो फिर ये इलेक्शन कोई मानेगा नहीं। 8 फरवरी को हम अपने मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम नौयत के मामले की समाअत हुई है। एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके इंतखाबी निशान को लेकर इस वक्त तनाज़ा है और ये तनाज़ा शुरू हुआ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से। और इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ ने मुतमईन किया कि उन्होंने दुरुस्त तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान देना होगा। लेकिन अगर ये मुतमईन ना कर सके तो इसके नताइज भी भुगतना होंगे, यानी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयार रहना होगा। ये मामला इंट्रा पार्टी इंतखाबात से शुरू हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए, उसकी शफाफियत पर, उसके इनेकाद पर सवालात उठाए गए और फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था वो भी उससे ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पेशावर हाई कोर्ट में भी 2-3 आप कह लीजिए बाउंसेस के बाद ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया और फिर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है, जिस पर आज समाअत हुई और अब ये मामला कल दोबारा सुना जाएगा। 3 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सारे मामले को सुन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बल्ले के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं रहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान A, B, C क्या है? क्योंकि बार बार ये तो कहा गया है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन अगर बॉयकॉट नहीं करेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी? आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले उम्मीदवार अपने वोटर्स को इंटैक्ट कैसे रखेंगे? आइनी कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? और फिर रिजर्व सीट्स का जो कोटा जाएगा वो किस तरह से मैनेज होगा? ये वो बुनियादी कानूनी सवालात हैं जो तहरीक इंसाफ का उस वक्त रुख करेंगे जब बल्ले का निशान उनसे ले लिया जाएगा। लेकिन ये मामला सब जुडियस है, कल सुना जाएगा। आज के दिन बहुत अहम नोयत के सवालात पूछे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से। लेकिन हमारे आज के शो में दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे और वो ये है कि बल्ले का निशान ना मिलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसानात क्या होंगे। यानी एक आम
अनपढ़ जो वोटर है, देही इलाके में रहने वाला शख्स जिसे अपने उम्मीदवार का नाम नहीं पता, वो पढ़ नहीं सकता उसके नाम को, वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी निशान को देखकर ठप्पा लगाता है, वोट देता है, तो वो किस तरह से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वोट देना चाहता है तो वोट देगा? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस तरह से केटर किया जा सकता है सारी सूरत हाल को, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत सारे चैलेंजेस और भी हैं ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये हमारा दूसरा इशू है, हाईलाइटेड है। तीसरा हाईलाइटेड इशू आप यकीनी तौर पर स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे, आम इंतखाबात की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जहां एक तरफ लाहौर से अपने कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल किया है, अनाउंस किया है, वहीं कराची का हल्का 242 जहां पर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, वहां उन्होंने अपने कागजात वापस लिए। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के एक और उम्मीदवार उस हल्के से हिस्सा ले रहे हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि हल्के उम्मीदवार को उतारकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुस्तफ़ा कमाल के साथ यहाँ पर एक सॉफ्ट सीट एडजस्टमेंट की है, लेकिन क्योंकि इस हल्के में दोनों उम्मीदवार मौजूद हैं दोनों सियासी जमातों के, तो ये सीट एडजस्टमेंट भी नहीं है। खैर, इससे पहले कि हम अपने मामलात को आगे लेकर चलें, अकबर एस बाबर इस वक्त बात करें, उनको पहले सुन लेते हैं। यहाँ तक पहुंची है कि एक ताज़ा तरीन कब्जा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक पे कब्जा किया हुआ है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई है मार्च 2022 से, आपके पास 1.5 साल था, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं कराए? आपने वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक से क्यों महरूम किया? और जब इलेक्शन कमीशन ने आपको दोबारा मौका दिया 23 नवंबर को कि आप 20 दिनों में ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों रचाया? आपने लोगों के आंखों में खाक क्यों धोली कि आपने ये किया 1 दिसंबर को? और मैंने उनसे कहा मुझे कागजात नामजदगी दिए जाएं, मैंने उनसे कहा मुझे इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दिए जाएं, मैंने उनसे कहा कि ये वोटर लिस्ट जो है ये 3 चीज़ें हमें मुहैया की जाए, हम इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने किसी ओहदे का मुतालबा नहीं किया क्योंकि हम ये वोटर लिस्ट जो है ये 3 चीज़ें हमें मुहैया की जाए, हम इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने किसी ओहदे का मुतालबा नहीं किया क्योंकि हम ये जमहूरी आइनी हक कायम करना चाहते थे कि सियासी जमातें जो हैं वो उनके जो वर्कर्स हैं उनका काम ये नहीं है कि सड़कों पे आएँ और डंडे खाएं और जेलों में जाएं और चंद लोगों या ख़ानदानों के लिए इक़्तिदार की सीढ़ी बने। ये है वो बुनियादी जंग जो हम लड़ रहे हैं। हमने 2014 में मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया, आज भी उस हवाले से सवाल उठा। मैं अल्लाह के करम से 2 अगस्त 2022 को सुरखरू हुआ, मेरे तमाम इल्ज़ामात साबित हुए और उस पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। आज भी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया इस हवाले से कि जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था वो उनके अपने मुंह से आपने सुन लिया कि उसकी नफ़ी हो गई। तो ये जो जंग है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाने के लिए, लोग कहते हैं कि जी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होने का ख़तरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको ख़तरा और इसको जो मुश्किलात हैं इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसका ज़िम्मेदार वो कब्ज़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे कब्ज़ा करके असम्बलियों में आके जिस तरह पिछला कब्ज़ा ग्रुप था उसी रिवायत को ताज़ा रखने चाहते हैं। हम ये बादशाहत की सियासत और ये जो कब्ज़ा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐसा ही है कि जो इक़दामात हमने उठाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम मौजूद थे आज, ये ऐसा ही है कि जब एक मर्ज़, एक कैंसर। अकबर एस बाबर जो कि बानी रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जैसे कि उन्होंने ख़ुद बताया कि फ़ॉरेन फंडिंग के मामले को भी इलेक्शन कमीशन तक वही लेकर गए थे और इंट्रा पार्टी के इंतखाबात के मामले का भी वही ताक़ुब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वो भी अपने वकील के ज़रिए पेश हुए हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान की आज के रोज़ समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना। समाअत कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए थे, इलेक्शन कमीशन को नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करार पाए तो इंतखाबी निशान समेत हर चीज़ मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की। आगाह किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। आगाह किया गया कि आम इंतखाबात की वजह से मामला फौरी समाअत का है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी कल हाजिर होने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है आपसे कल कुछ पूछना पड़ जाए, हमारा वीकेंड बर्बाद करने का
शुक्रिया। तो आज के दिन की ये समात है जिसमें मामलात को समेटने की कोशिश की गई, लेकिन पहले तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस मामले को आगे ले जाया जाए क्योंकि तफसीली ऑर्डर नहीं आया है पेशावर हाई कोर्ट का, लेकिन फिर भी यह मामला सुना जाता रहा और फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद भी बताया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली ऑर्डर नहीं आया है। अलबत्ता अब यह मामला कल सुना जाएगा और कल इसकी बाकी समात होगी। हम अज़ान के वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। बैक टू द न्यूज़ रूम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन बल्ले के इंतखाबी निशान को लेकर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात हुई और इस समात के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि छोटे से गुमनाम गाँव में इंतखाबात क्यों करवाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले कि पेशावर में जिस जगह पार्टी इलेक्शन हुआ रिकॉर्ड में कुछ नहीं, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है। समात आपके सामने। हुए इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली इन किस जगह कौन से किस होटल में the election commission wrote a letter to them. नहीं Yes, एक्चुअली हुए Sir, the reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are taking place. पता है? They didn't communicate to us where the elections were आपको taking नहीं पता place. है? No sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से। जी, बिल्कुल। खान साहब इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू कौन सा था? नहीं वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। क्रिकेट ग्राउंड है। स्मॉल विलेज। अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है? छोटा सा गांव है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस की समात अब कल 10:30 बजे होगी। आज की समात के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि PTI को हुकूमत में होते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए शो कॉज दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि देखना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन का PTI के साथ रवैया अब सख्त हो गया है या पहले से था। पहले PTI सरकारी पार्टी थी, अब शायद नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बताया कि यह मामला आज का नहीं है, बल्कि जब ये हुकूमत में थे तब भी इन्हें एक शो कॉज के ज़रिए कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं क्योंकि ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। आज की समात के दौरान बल्ले के निशान के मामले पर जो समात हुई 3 रुकनी बेंच जिसको सुन रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने PTI के वकला से सवाल किया कि जब आपकी दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समात थी तो फिर पेशावर क्यों गए। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया क्योंकि PTI इंटर पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता था, मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम ख़राब होता है। तो इस तरह से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का मामला, जिस पर पहले भी जो सियासी मुखालिफिन हैं वो सवाल कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मामला लाहौर हाई कोर्ट में था। लेकिन इसकी जो तौजीह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो ये दी जा रही है क्योंकि इंतखाबात जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो पेशावर में हुए, तो हमने पेशावर हाई कोर्ट जाना जो है उसे मुनासिब समझा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान की आज के रोज़ एक मुकम्मल फहरिस्त जारी की है। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं है। मामला सब जुडियस है, क्लैरिटी आते ही अगर हुक्म हुआ तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। अलबत्ता उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा दी गई है। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान भी फहरिस्त में मखसूस कर दिए गए हैं। जो मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशान हैं उसकी ये फहरिस्त है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेज दी गई है। और इस तरह से जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है उसके लिए इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जो इंतखाबी निशान हैं वो जारी हो रहे हैं। कल के रोज़ एक हतमी फहरिस्त 13 तारीख को जारी हो जाएगी। अलबत्ता उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ले का निशान वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है क्योंकि मामला पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं। शबिया बताइएगा मामलात क्या हैं? बल्ले का निशान ऑब्वियसली लिस्ट पर मौजूद तो नहीं है, मामला सब जुडियस है, कल के रोज़ समात होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारी है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे उससे पहले गौर ये भी हो रहा था कि निशान दे दिया जाए, फिर तय हुआ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब किस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को परसू करने का इरादा रखता है? मूड है, क्या खबरें हैं, माहौल क्या है? जी बिल्कुल,
आज अगर हम पूरे दिन की समाअत की बात करें जो कि 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुना, तो यहाँ पे मेन 2 पॉइंट्स हैं। जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका पॉइंट ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं हुए, उन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं बनाया है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे हामिद खान, उनका ये कहना था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो आइन के मुताबिक हुए हैं। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी यही कहा कि अगरचे वो इंतखाबात जो है पेशावर के किसी दूर दराज छोटे से गांव में हुए हैं, मगर इससे पहले हमने तमाम जो जितने भी मेंबरान हैं उनको व्हाट्सएप पे जगह का बता दिया था। और जिसपे ये बात भी ज़ेर बहस आई समाअत के दौरान कि बिला मुकाबला इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने हामिद खान ने ये बताया कि पहले 3 पैनल बने थे लेकिन सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया और फिर बिला मुकाबला जो है ये तमाम अरकान मुंतखब हुए। इसके साथ हमने देखा जो अकबर एस बाबर जो कि बानी ये जो रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी आए और उनके वकील ने ये कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मेंबरान को मुतला किया था कि कहाँ पे इलेक्शन होने, तो अकबर एस बाबर जो हैं उनको इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि वो मरकजी दफ्तर में जितने भी लोग गए जिन्होंने 14 लोग जिन्होंने जो दरख्वास्त गुजारा, जिन्होंने शिकायत की थी कि इंतखाबात जो है वो इनके मुताबिक नहीं हुए, तो उनको मरकजी दफ्तर से कोई भी इंतखाबी शेड्यूल नहीं मिला। तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो आखिरी रिमार्क्स हैं वो बहुत अहम है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना पड़ेगा कि उनके इंतखाबात आइन के मुताबिक हैं। अगर तो वो साबित कर देते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन को उनको बल्ले का निशान भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित नहीं कर सकती तो फिर नताइज के लिए वो तैयार रहता। हम केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, अटॉर्नी जनरल को भी कल बुलाया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये इंतखाबात करीब हैं तो ये समाअत जल्द मुकर्रर भी इसलिए की जा रही है ताकि इंतखाबी अमल में कोई रुकावट ना हो। तो अब समाअत कल होगी और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल जो है बल्ले का निशान का भी फैसला हो जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहता है या आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल होता है। जी ठीक है, इसमें एक चीज़ अहम यह है कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला नहीं आया और इसी तरह पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी ये प्ली ली कि पेशावर हाई कोर्ट का क्योंकि तफसीली फ़ैसला नहीं है तो समाअत बाद के लिए मुकर्रर की जाए। तो तफसीली फ़ैसले के लिए आज के हुक्मनामे में कुछ लिखवाया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए, फ़ैसला आने के बाद मामला को लेकर चला जाए, या उस फैसले के इंतज़ार में ही एक नया फ़ैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, जब समाअत शुरू हुई थी तो जो हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने मुख्तसर फैसला पेशावर हाई कोर्ट का पढ़ा और उसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान नहीं दिया है, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो तफसीली फैसला है वो हमें मौसूल ही नहीं अभी तक हुआ। मुख्तसर फैसला और आज हुक्मनामे में भी हमने यही देखा कि जब चीफ जस्टिस अब हुक्मनामा लिखवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर चाहे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ फैसला मौसूल हुआ है और तफसीली फैसले में 1 हफ्ते का टाइम है, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं और जल्द समाअत जो है वो इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, तो हम इसलिए इसकी कल समाअत करें क्योंकि तफसीली फैसले के लिए 1 हफ्ते का इंतज़ार नहीं किया जा सकता क्योंकि कल इंतखाबी निशान जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी अलॉट करने हैं। तो कल मुमकिन तौर पर जो इंतखाब बल्ले का निशान है उसका फैसला सामने आएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन और कानून के मुताबिक करार देती है, क्योंकि अगर आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया गया तो फिर तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ खुद को सही साबित ना कर सकी तो फिर बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक वाजे कर दिया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही तरीके से हुए, ये साबित कर दें, बल्ले का निशान ले लें, और अगर साबित नहीं कर सके तो फिर ऑब्वियसली बल्ले का निशान लेने के हकदार और अहल नहीं होंगे तहरीक इंसाफ वाले। तो ये मामला कल पे चला गया। बहुत शुक्रिया शबीहा, हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 3 रुकनी बेंच इस मामले को सुन रहा है। इसकी अर्जेंसी जो है वो डेफिनेटली जायज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद कहा है कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है वो पत्थर पर लकीर है, उसको किसी सूरत डीरेल नहीं होने दिया जा सकता। इसी सिलसिले में जो हदबंदियों के मामलात भी गए उसे भी इलेक्शन के बाद पर डाल दिया गया। और इसी तरह जो कंसर्निंग मैटर्स हैं, इंतखाबी निशान के मामलात हैं या ताहयात नाअहली के मामलात हैं, उनको भी हंगामी बुनियादों पर एड्रेस किया जा रहा है। अब ये बल्ले का केस है क्या, कहाँ से आया, क्या चल रहा है, कैसे शुरू हुआ, कब कब क्या हुआ, ज़रा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बल्ले के जो केस है इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की।
इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ सुने बगैर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना पर एतराज़ किया। 2 जनवरी को पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई और 3 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस लिया। PTI इंतखाबी निशान बल्ले और बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैनशिप से महरूम हो गए और 10 जनवरी को पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI की बल्ला बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इस फैसले के खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया गया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आ गया। तो इस तरह से ये पूरी एक टाइम लाइन है कि कब बल्ला ले लिया गया, कब बल्ला वापस कर दिया गया, कब बल्ला जो है वो छीना गया। तो ये मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन और ज़ाब्ते हैं उसके तहत तमाम सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना होते हैं और जब नहीं करवाते तो याद दहानी भी करवाई जाती है, शो कॉज नोटिस भी दिए जाते हैं। तहरीक इंसाफ यहाँ आकर फंसी है और ये वो जगह है कि जहाँ से उन्हें अब रिकवर करना है और अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच के सामने ये साबित करना है, बताना है कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे पेशावर में, चमकनी में, वो दुरुस्त हुए थे। और फिर पेशावर में खुफिया मकाम पर क्यों रखे, लोगों से छुपा कर अगर रखे तो क्यों रखे, क्या वजूहात थी, क्या थ्रेट्स थी, क्या ख़तरात थे, क्या खदशात थे। तो फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस डायरेक्शन में अगर मामलात को सुनती है तो फिर क्या रास्ता निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता। लेकिन अकबर एस बाबर समेत 14 लोग वो हैं जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शफाफियत के मामले को लेकर मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताक़ुब करते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस हो, इसके अलावा इससे पहले जस्टिस वजी जब इलेक्शन कमिश्नर थे तो तब भी अकबर एस बाबर समेत दीगर फ़रीक़ैन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। और इसी तरह इस बार भी जो इंतखाबात हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन इंतखाबात पर एतराज़ उठाया। और बल्कि अकबर एस बाबर अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए ताज़ा कब्ज़ा माफिया कह रहे थे, नया कब्ज़ा माफिया कह रहे थे इस जमात पर। उनके इख्तलाफात बानी तहरीक इंसाफ से भी हैं और ये जो नया ग्रुप है इसको लेकर भी उनके इख्तलाफात मौजूद हैं। खैर, मामलात किस तरफ जा सकते हैं, क्या सूरत निकलती नज़र आ रही है, इस सब को डिस्कस कर लेते हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर क़ानून। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और बड़ा सिंपल करके आज 3 रुकनी बेंच ने मामला सामने रखा है कि साबित कर दें कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो दुरुस्त तरीके से हुए। अब जो चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ के, उसमें जितना भी जैसा तैसा उन्होंने इनेकाद करवाया उसे वो दुरुस्त कैसे साबित करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने मुतालिका पार्टीज़ को बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया लोकेशन के बारे में, इलेक्शन डे के बारे में, तो यहाँ तो फिर वो बड़े ग्राउंड लेवल पे बेसिक पे फंस जाएंगे। उबैद भाई, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2021 से मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और PTI का, और जिसके अंदर ये सारी चीजें जो थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिस तरह होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और 2 दफा PTI ने कंसीड किया। एक दफा उन्होंने कंसीड किया जब 2022 के इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा कि जी हमें दोबारा मौका दे दें, और 23 नवंबर 2023 को जब ऑर्डर किया गया तो उन्हें कहा गया कि 20 दिन के अंदर आप अपना इलेक्शन करवाएं। और जब 2 दिसंबर 2023 को इलेक्शन होकर 4 दिसंबर को दिया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जब हियरिंग आई तो PTI ने खुद एडमिट किया उसके अंदर कि हमने जो प्रोसेस हमारा था वो हमसे फॉलो नहीं हुआ, ना हमारा फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट ठीक हुआ है, और ना ही जिसको उसने अपॉइंट किया है सेक्रेटरी जनरल जो असद उमर की जगह आए हुए थे, उमर अयूब, उनकी भी अपॉइंटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो PTI का इलेक्शन कमिश्नर है उस शख्स का नाम ही कोई और है। तो जब ये सारी चीजें एडमिट कर दी गई और वही जो 22 दिसंबर 2023 का ऑर्डर है उसके अंदर अगर आप उसके कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखें तो सारे का सारा केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके एडमिशन के ऊपर और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है फैसला किया है कि आपने खुद माना है कि इसके अंदर गलतियां हैं, आपने खुद कंसीड किया इस चीज के अंदर कि फेडरल इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, और आपने खुद इस चीज के अंदर माना है कि चूंकि टाइम थोड़ा था इसलिए हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सके। लेकिन वो मामला जब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया तो उसके अंदर सस्पेंशन आई और पेशावर हाई कोर्ट ने इसको जनरली देखा कि जिसके अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज आई कि जी उन्होंने जो सर्टिफिकेट की बजाय कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ की तरफ चले गए हैं
क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 209(a) के नीचे जितनी देर तक पार्टी का सर्टिफिकेट जो है इंट्रा पार्टी के मुतालिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 209(3) के नीचे एक्सेप्ट न करे, उतनी देर तक सेक्शन 215 के मुताबिक जो है वो इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सकता। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 209(3) के नीचे विड्रॉ कर ले या 203 का सर्टिफिकेट न दे तो फिर जो 215 के नीचे इलेक्शन सिंबल है वो आगे नहीं जाता, और जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि ना आप एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना आपको रिजर्व सीट्स के अंदर जा सकते हैं, ना आपके जो वोटर्स हैं उनके अंदर एक मोराल जो होता है कि हमने इस निशान के ऊपर वोट देना। तो ये बड़ा पॉलिटिकली सेटबैक होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अच्छा, तो इसमें आज इसके जरा जो जो कानूनी पहलू हैं हाफिज साहब, जरा वो मैं चाह रहा हूँ एक एक करके आपसे समझ लूँ एज ए लेमैन। जो मुश्किलात आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कि जहां वो इलेक्शन कमिश्नर सही से नहीं लगा सके, फिर असद उमर के मामलात हों, दीगर जिसका उन्होंने एडमिशन किया इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या पता वो अपनी इस एडमिशन में एक शिकायत भी कर रहे हों कि हालात इतने तंग हैं, माहौल इतना घुटन ज़दा है कि हम ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज नहीं कर सके, और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ये ग्राउंड किसी भी सियासी जमात को प्रोवाइड करना इलेक्शन सीजन में कि वो अपने जो रूटीन के मामलात हैं उनको प्रैक्टिस कर सके। इसको इस तरह क्यों नहीं कंसीव किया जा सकता? नहीं उबैद, उसके अंदर एक जो चीज है वो ये है कि आप देखें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कभी भी किसी पार्टी का इतना पॉलिटिकल इशू नहीं रहा कि आप इलेक्शन करवाते हैं जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या सेक्शन 203 के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि आपने 5 साल के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो अब आप देखें कि 2021 से अगर ये मामला चल रहा था और उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर थी, उस वक्त तो कोई ऐसा इशू नहीं था, तो उस प्रोसेस को करके उसे खत्म करते। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एक नैरेटिव था और वो नैरेटिव ऐसे चलता चलता एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ चला गया। और दूसरा ये मैं समझता हूँ कि शायद इस प्रोसेस के अंदर ये आया कि पीटीआई ये समझती है और कहती है कि हमें दूसरी पार्टी से ये एज हासिल है कि हम एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम एक इलेक्शंस करवाते हैं, और वो दूसरी पार्टीज नहीं करवाती, वो नॉमिनेशंस करवाती। अब इनके तकरीबन 7.25 लाख जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पीटीआई के, जो इनके वोटर मेंबर्स हैं। अब जब एक तरफ आप ये कहें कि हम नॉमिनेशंस पे नहीं जाते, दूसरी तरफ आप कहें कि हमने इलेक्शंस भी करवाने हैं, तो वो सारी मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मखमसा था पीटीआई के लिए जिसका रिजल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो डिटेरिएशन की तरफ जानी शुरू हुई। और जब दोबारा इस चीज के अंदर आई तो बात एक सीधी सी थी कि जब आपको पता है कि आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना है तो ये चीजें तो किसी के इख्तियार में नहीं ना, ये तो अपने इख्तियार के अंदर है कि आप उन चीजों का ऑर्डर करते। अब आज भी आज देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चीज डिस्कस हुई है कि पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपके इलेक्शन की जगह कौन सी थी, तो ये तो किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन किस जगह होना चाहिए या किस तरह होना चाहिए। जगह डिसाइड करना तो आपका काम है, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना आपका काम है। ठीक है, ये तो बुनियादी चीज़ें और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के रोज़ पूछी भी हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और किस तरह से इस केस में सुकम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्ली है वो किस तरह से कमज़ोर है, उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। मामला बल्ले के निशान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमे का है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसे सुन रहा है। अलबत्ता आम इंतखाबात के इस मौसम में मुसलसल गहमा गहमी है। इस इंतखाब से पहले सिंध में एक नया बहरान सर उठाने को तैयार है। ज़राए जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए सिंध में पुलिस को नफरी की कमी का सामना है। पुलिस ने सिंध हुकूमत से 15,000 इजाफी एहलकारों का मुतालबा कर दिया है। पुलिस को पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती ख़वातीन एहलकारों की कमी का भी सामना है। तो बुनियादी तौर पर ये जो सारा मामला है पुलिस एहलकारों की जो कमी है, नफरी की जो कमी है, इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है रूटीन के मामलात को लेकर चलने में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने में। बल्कि अब जब इलेक्शन ड्यूटी के लिए आपको जो जवान चाहिए और मुसलसल आपको मुख्तलिफ़ मकामात पर पोस्टिंग्स करनी है, पर उसमें ख़वातीन एहलकारों की डिप्लॉयमेंट भी है, तो ऐसे में नफरी ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है जो इलेक्शन ड्यूटी को सर अंजाम दे। इलेक्शन डे पर जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर जवान तैनात हों वो नहीं है, जिसकी वजह से ये एक नया बहरान है जो कि सिंध में सर उठा रहा है। और सिंध हुकूमत से इस सिलसिले में रब्ता कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से, IG की जानिब से मुतल्लिका क्वार्टर से रब्ता किया गया है और कहा गया है कि इस मामले को एड्रेस किया जाए। रेहान हाशमी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, मामलात को समझ लेते हैं। रेहान, यकीनी तौर पर ये मामला आज का नहीं है कि सिंध में जो पुलिस के जवान हैं उनकी नफरी कम है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए इन पर्टिकुलर जब पुलिस की तरफ देखा जाता है तो उधर भी नंबर पूरा नहीं है। डू यू थिंक कि इलेक्शन से पहले पहले ये मामला किसी तरह सेटल हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, जब भी कुछ सालों में इलेक्शन हुए तो ये मामला जरूर सामने आता है
पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही, तो ऐसा लगता है कि भर्तियों का अमल नहायत सुस्तरवी का शिकार था। इसके बाद नतीजा ये निकला कि सिंध पुलिस को 15,000 एहलकारों की कमी का सामना है। अब ये कमी को मुख्तलिफ उन्होंने अपने खत में लिखा है जी, जैसे खवातीन तो 2,000 एहलकार हैं, इनकी मजीद 2,000 एहलकार चाहिए, तो जो लेडी हेल्थ वर्कर है उनको शामिल दिया जाए ताकि उनको तैनात किया जाए। इसके साथ साथ पिछले जब इलेक्शन हुए थे, साबका इलेक्शन, तो सिंध पुलिस ने हुकूमत सिंध की मदद से प्राइवेट सिक्योरिटीज कंपनी से एहलकार लिए थे जो परवेज याफ्ता थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जराये का कहना है कि साबका जो हुकूमत थी और जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने उन सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी की मद में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को एक रकम कोई भी अदायगी नहीं की। इसलिए तजीब में इस साल सिक्योरिटी कंपनी ने अपने गार्ड देने से मना कर दिया। तो सिंध पुलिस काफी परेशान है कि अगर सिक्योरिटी कंपनी भी उनको प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी गार्ड नहीं देगी तो कैसे कमी पूरा किया जाएगा। इसके लिए हमारे जराये कहना है कि अगले हफ्ते वज़ीर आला के इजलास बुलाएंगे जिसका फैसला किया जाए। अच्छा, ये जो बेसिकली अगर इसको सादा अल्फाज में बात की जाए तो ये खला उस वक्त ज़्यादा पैदा होना शुरू हुआ जब कराची में इस पुलिस, कराची या इन पर्टिकुलर पूरे सिंध में के नफरी को सपोर्ट के लिए रेंजर्स के साथ जब लव किया गया और रेंजर्स की सपोर्ट आई और वो नफरी ऐड ऑन हुई, तो पुलिस की जो नफरी थी उसकी कभी महसूस नहीं हुई। तो ये भी एक बुनियादी वजह है कि वो रेंजर्स के होने से ये कमी कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन ऐसे दिनों पर जहां बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है लोगों की, मैन पावर की, वहां जाके फिर ये हाईलाइट हो जाता है और वो एक दिन के शोर शराबे के बाद कहीं गुम हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही रेंजर्स कराची में जो भी दहशतगर्दी की वाक़यात हो, अमन अमान की सूरत हो, सिंध पुलिस के शाना बशाना जरूर खड़ी होती है, लेकिन जो ड्यूटियों का अमल है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में ड्यूटियाँ जो अंजाम देंगे पुलिस एहलकार और मुख्तलिफ, जो कि कराची बड़ा सेंसिटिव है, हसास जोन है मुख्तलिफ यहाँ पर, तो इसलिए रेंजर्स की कमी को पूरा तो कर देती है, लेकिन इलेक्शन क्योंकि जनरल इलेक्शन है और कराची में कभी 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, तो इस नफरी को कमी का इसलिए सामना है क्योंकि हर स्टेशन पे पुलिस एहलकार तैनात करना मुमकिन नहीं होगा अगर पूरी तौर पर पुलिस को 15,000 एहलकार नहीं मिले, क्योंकि ठीक है, एहलकारों की कमी है, नफरी की कमी है और सिंध हुकूमत से रब्ता कर लिया है सिंध पुलिस ने। लेट्स सी इस मामले को किस तरह से सेटल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी, डायरेक्टर साउथ, हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मालूमात शेयर कर रहे थे। अभी ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एतजाज़ अहसन की रिहाइशगाह पहुँचे हैं। बिलावल भुट्टो ने एतजाज़ अहसन से उनके जो अजीज़ा हैं निगाह चीमा के इंतकाल पर ताज़ियत की है, बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख़्वानी की है। बिलावल भुट्टो की एतजाज़ अहसन से मुलाकात हुई है और इस इंतकाल पर उन्होंने लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। ये मुलाकात के मनाज़िर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर के एक हल्के से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर उनकी मुसलसल जो पॉलिटिकल मसरूफियात हैं उसके साथ साथ साइड लाइन्स पे वो कुछ जो नाराज़ लोग हैं या कुछ इख्तलाफ रखने वाले लोग हैं पार्टी पॉलिसी से, पार्टी लाइन से, उनसे भी मेल मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि ये एक बेहतरीन मौका होता है इलेक्शन का कि पुराने लोगों को साथ मिलाया जाए, नए लोगों को एंगेज भी किया जाए। तो इस मौके पर जो मेल मुलाकातें हैं वो चल रही हैं। एतजाज़ अहसन से मुलाकात हुई है और निगाह चीमा के इंतकाल पर एतजाज़ अहसन से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताज़ियत की है। मौलाना फजल रहमान अफ़गानिस्तान में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौलाना फजल रहमान का पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ है। कारकुनान की जानिब से फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई हैं। मौलाना फजल रहमान गए थे अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है उसका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना और पाकिस्तान का बार बार इस सिलसिले में अफ़गान हुकूमत को जो तालिबान हैं वहाँ पर इंतज़ामिया जो है उसको इंगेज करना, बार बार उन्हें दावत देना कि मामले को सेटल किया जाए, बातचीत के दरवाज़ों को जो है वो बंद ना किया जाए और वो लोग जो हमें मतलूब हैं और अफ़गानिस्तान में हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए या फिर उनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में ही करार वाकई जो है वो कार्रवाई की जाए। इसी मिशन को और इसी मैसेज को आगे ले जाने के लिए फ़र्दर मौलाना फजल रहमान अफ़गानिस्तान भी गए थे क्योंकि इनको लेकर भी, इनकी जमात को लेकर भी KP और बलूचिस्तान में कुछ सीरियस कंसर्न हैं टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, इंतखाबात की हम बात करें और इस इंतखाबी माहौल को, इस मैदान को बेहतर बनाने के लिए हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है और इसमें से अपना हिस्सा लेने की भी कोशिश कर रहा है और कुछ लोग वो हैं जो इंतखाबी मैदान छोड़कर भी जा रहे हैं, जैसे कि साबिक़ वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद। उन्होंने एक हल्का, लाहौर का हल्का NA 130
जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लाहौर का हल्का है, वहाँ से कागजात जमा करवाए थे, और एक सूबाई असम्बली का हल्का था PP 170। इन दोनों हल्कों से वो दस्तबरदार हो गए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं किसी भी सीट का उम्मीदवार नहीं हूँ, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। शफकत महमूद ने NA 130 और PP 170 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आज वो दस्तबरदार हो गए और उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, दस्तबरदार हुए, और अब वो कह रहे हैं कि वो किसी सीट के उम्मीदवार नहीं हैं या ख्वाहा नहीं हैं किसी ओहदे के। 2018 की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तब ये काबीना का भी हिस्सा रहे, वज़ीर तालीम थे। और शफकत महमूद ने अब बिल आखिर जो कागजात जमा करवाए थे एक सूबाई असम्बली की सीट से, कौमी असम्बली की सीट से, लाहौर के हल्के हैं ये दोनों, इन दोनों से वो दस्तबरदार हो गए हैं। और उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट के ज़रिए ये ऐलान किया है कि वो किसी सीट के ख्वाहा नहीं हैं, और इस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ट्वीट के ज़रिए अनाउंस किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये है शफकत महमूद का ट्वीट, और उन्होंने उसके साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने विड्रॉ किया है इस इलेक्शन से एक कौमी असम्बली की सीट, एक सूबाई असम्बली की सीट, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने कागजात जमा करवाए थे लेकिन मैं किसी भी सीट का ख्वाहा नहीं हूँ, ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कागजात वापस ले रहा हूँ। शफकत महमूद बड़ी सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं पार्टी ओहदों में भी, और वैसे भी बड़े वोकल रहे हैं तहरीक इंसाफ के मामलात और मुकदमात को पेश करने में। अब उन्होंने कागजात जमा करवाने के बाद, आज क्योंकि आखिरी दिन है विड्रॉ करने का, तो उन्होंने आज कागजात अपने विड्रॉ कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान न मिलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, और मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। सूबाई असम्बलियों समेत ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी में ख़वातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर भी उनका नुकसान होगा। अगर अदलिया से PTI को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर PTI को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और फिर सेनेट इंतखाब में उन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमातों को अलॉट की जाती हैं। ये केस तहरीक इंसाफ का नहीं होगा उस सूरत में अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान उनका बरकरार नहीं रहता। अगर सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तहरीक इंसाफ से, तो मखसूस नशिस्तों का मामला खटाई में पड़ जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए। अब ज़रा हल्का बहल्का मामलात को लेकर चलते हैं, बल्ले के निशान के साथ उनको रिलेट करते हैं। लाहौर से शुरू करते हैं। लाहौर का हल्का है NA 130। यहाँ मैदान में उतर रहे हैं कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनके मद्दे मुकाबिल हमेशा की तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। और लाहौर में जो PTI के वोटर्स हैं उनके लिए बल्ले का निशान इंतहाई ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना देही कि उन्हें कितनी मुश्किल होगी, क्या दुश्वारी होगी, क्या उनके कंसर्न्स है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। नुकसान ये होना है कि PTI हार जाएगी, क्योंकि इंतखाबी निशान है PTI का। नुकसान तो होता, लाजमी नुकसान होता था ना, उसको तो वो निशान है, बल्ले का तो निशान है उसका। नहीं वो क्यों नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर तो नुकसान है। साहब ज़ाहिर नुकसान तो है कि नुकसान की पहचान होती कोई भी चीज़, बल्ला PTI की पहचान है या उन्हें वोटरों की पहचान है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बल्ला मिल जाएगा। निशान तो मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर। तो आई थिंक सिंपल से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वोट पड़ने ही पड़ने हैं मेरे हिसाब से। तो ये है लाहौर हल्का NA 130, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि बल्ले का निशान होना चाहिए, इंतखाबी निशान होता है तो ज़रा उससे आसानी रहती है। अब फैसलाबाद चलते हैं। यहाँ हल्का है NA 104। नून लीग ने मैदान में उतार दी है राजा रियाज, और तहरीक इंसाफ की तरफ से साहिबजादा हामिद रज़ा यहाँ पर उम्मीदवार हैं। बल्ला ना मिला तो PTI को कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, फैसलाबाद के शहरी क्या कह रहे हैं उनको सुनिए ज़रा। क्या लगता है आपको कि ये बल्ले से, निशानों से क्या फ़र्क पड़ सकता है तहरीक इंसाफ को? अगर इंतखाबी निशान मिल जाता है, अगर नहीं मिलता जो भी कैंडिडेट जो होगा उसको वोट देंगे। किसी भी पार्टी से, सियासी से उनका अगर आप निशान वापस लेते हैं तो उनकी साख्त को नुकसान तो होगा। PTI के हवाले से कि उनके बैठ का निशान अगर उनसे वापस लेते हैं तो ये एक सियासी उन तौर पे भी और वैसे भी उनकी पार्टी को ये दचका होगा। एक पर्सपेक्टिव है कि बल्ला जो है वो PTI का, तो आप उसे किस्म का उनका नाम छीन रहे हैं, उनकी जमात का एक नाम पूरा छीन रहे हैं। जो इंतखाबी निशान होता है वो किसी भी पार्टी की जो है वो अलामत समझा जाता है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका निशान छीना जाता है तो ये तो मुतरादिफ यही होगा कि उस जमात को ख़त्म करने वाली बात है। अब चलते हैं जी सियालकोट। यहाँ हल्का है NA 71। ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और तहरीक इंसाफ की तरफ से रेहाना डार साहिबा, उस्मान डार, उमर डार की वालिदा जो हैं वो मैदान में हैं। अब अगर बल्ले का निशान रेहाना डार साहिबा के पास नहीं होता तो फिर वोटर को जो है
वो कितनी मुश्किल पेश आएगी उन्हें वोट कास्ट करने में, और वो उनके पास सिंबल क्या होगा, और फिर वो लोगों को इंगेज किस तरह करेंगी, और लोग इस सारे मामलों को किस तरह कंसीव करें, ज़रा देखिए सुनिए। निशान है उसके साथ तो इलेक्शन का कोई नहीं है ना, मतलब अगर बल्ले का निशान मिलने से ही किसी ने इलेक्शन जीतना है या हारना है तो वो फिर कोई और पार्टी भी बल्ले का निशान लेकर इलेक्शन जीत सकती है। वोट तो होता है शख्सियत का, निशान का वोट नहीं होता। जाहिर है बोर्डिंग पे जब होता है तो साथ तस्वीर भी होती है, साथ लिखा भी जाता है इमरान खान है, तो पढ़ा लिखा भी ना होगा तो तब भी उसे पता होगा ये इमरान खान का, तो वोट उसी को मिलेगा। जिन्हें में सिर्फ बैट नूं देना है, उन्होंने PTI ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ इंग्लिश पढ़ के तो असी PTI ने मोहर, उन्हें बल्ले की फोटो वेखनी है वो ते मोहर लानी। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता उनको तो ये वोटरों के लिए डिसहार्ट वाला काम ही है। अगर बल्ले का निशान मिल जाता तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान की वजह से वोट मिलता है, अब कहते हैं बैट की वजह से वोट मिलता है। पहले ये डिसाइड कर लें कि वोट किसको मिलता है, ठीक है जी। तो अगर बैट की वजह से इलेक्शन लड़ना है तो फिर इलेक्शन ना लड़ें, भाग जाए। तो पहले ये उससे पहले कहते थे कि ये वोटर जो है इमरान खान का है, अब कहते हैं ये बैट का है। तो वोटर जो है वो शख्सियत का होता है, वोटर शख्सियत का होता है, और अक्सर लोगों ने यह भी कहा कि तस्वीर भी होती है, हालांकि जो बैलेट पेपर है उस पर तस्वीर नहीं होती, नाम और इंतखाबी निशान होता है। ऐसे में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते किसी का नाम, उनके लिए ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए इंतखाबी निशान की आसानी होती है। खैर, अपनी अपनी राय, हम सबकी राय का एहतराम करते हैं। डेरा इस्माइल खान चल लेते हैं, जहाँ हल्का NA 44 सियासी एतबार से इंतहाई अहम है। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी मैदान में हैं और उनके मुद्दे मुकाबिल हमेशा की तरह अली अमीन गंडापुर हैं। अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो इस इलाके में जिसको लेकर आप बोल सकते हैं कि यहाँ लिटरेसी के अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ देही इलाका है, लोगों के लिए नाम पढ़ना उतना आसान नहीं होगा। उनकी एफिलिएशन एसोसिएशन एक निशान के साथ हो सकती है, खा वो किताब का हो, खा वो बल्ले का हो। उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं और वो इंतखाबी निशान की गहमा गहमी में क्या कहते हैं, सुने। नहीं मिलता तो फिर आम शहरी जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो नहीं पता चलेगा कि बल्ले को वोट देना है या नहीं देना, तो इसलिए बल्ला मिलना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, फिर उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने PTI को वोट देना है, फिर जो अनपढ़ लोग हैं या देहात के लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा, फिर उसके लिए मसला होगा। बल्ले का ये नुकसान है कि हमारे जो वोटर हैं ना वो अनपढ़ हैं और उनको समझ भी नहीं आती। बल्ले का निशान ज़रूरी है, सबके जहन में बल्ले का निशान छपा हुआ है। अगर बल्ले का निशान और जगह निशान होता है, कोई और निशान मिल जाता तो भी PTI की इंशाल्लाह जीत है। बल्ला मिलता है तो फ़ायदा है PTI को, अगर नहीं मिलता तो जो अनपढ़ शहरी लोग हैं, मतलब उनको समझ नहीं आती, बुजुर्ग हैं जो, उनके लिए बहुत वोट बैंक जो है ना उसका मुतासर होगा। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम, और न्यूज़ रूम में हम बात करने जा रहे हैं 3 बुनियादी सवालों को लेकर। पहला सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का जो निशान है जो पेशावर हाई कोर्ट से उसे वापस मिला है वो बरकरार रहेगा या नहीं मिलेगा। आज के दिन समात में क्या हुआ, क्या बुनियादी सुकम रह गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जिस पे उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करना है। और फिर बुनियादी सवाल ये कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के बगैर क्या कुछ भी नहीं होगी, या जो भी थोड़ी बहुत तहरीक इंसाफ बाकी रहेगी वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। बल्ले का निशान ना मिलने से तहरीक इंसाफ को किस किस्म के नुकसानात, मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आज के न्यूज़ रूम के इस घंटे में हम शामिल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आम इंतखाबात की तैयारियों में जो इस वक्त आखिरी गेड़ लग चुका है, सीट एडजस्टमेंट के मामलात को सेटल किया जा रहा है। काफ नून से नाराज़ हो गई है, नून IPP के साथ एडजस्टमेंट कर चुकी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ 242 के हल्के में कौमी असम्बली के सीट एडजस्टमेंट का मामला इस तरह से तय पाया कि शहबाज शरीफ ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया राना मशहूद के बकौल, और एक हल्के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून ने वहाँ नॉमिनेट किया है ताकि मुस्तफ़ा कमाल के लिए मुश्किल ना हो, आसानी पैदा की गई है। तो खैर मामला शुरू करते हैं बल्ले के निशान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाब में अपना हिस्सा तलाश करने के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत की तरफ जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट से जहाँ उसके हक़ में मामलात आए, वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना बेहतर समझा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान के केस की समाअत आज हुई। अब अलबत्ता ये समाअत कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करार पाए तो इंतखाबी निशान समेत हर चीज़ मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की। आगाह किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। आगाह किया गया कि आम इंतखाबात की वजह से मामला फौरी समाअत का है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी कल हाजिर होने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा,
हो सकता है आपसे कल कुछ पूछना पड़ जाए। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम नौयत के मामले की समाअत हुई और आज के दिन जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने पेश करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बुनियादी तौर पर यह कह दिया गया है, इस केस की बेस को सेट कर दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन किया जाए तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का, अगर नहीं कर सके तो बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ का नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन हक बजानिब होगा कि वो ये निशान उन्हें ना दे। आज के दिन साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं उन्होंने ये बुनियादी सवाल पूछा है तहरीक इंसाफ के वकला से कि एक छोटे से गाँव में, गुमनाम से गाँव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपने क्यों करवाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये बोले कि पेशावर में जिस जगह पार्टी इलेक्शन हुआ रिकॉर्ड में कुछ नहीं, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है। इन केपीके नहीं किस जगह कौन से किस होटल में द इलेक्शन कमीशन रोट ए लेटर टू देम नहीं यस एक्चुअली हुए वेन्यू ऑफ इलेक्शन द रीजन व्हाई वी आर अनएबल टू टेल योर लॉर्डशिप द वेन्यूज दैट वी रोट अ लेटर टू देम दैट इन ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी प्लीज कम्युनिकेट टू अस वेयर दीज इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। आपको नहीं पता है? दे डिडंट कम्युनिकेट टू अस वेयर द इलेक्शंस वर टेकिंग प्लेस। आपको नहीं पता है? नो सर। हम इनसे पूछ लें खान साहब से। बिल्कुल। खान साहब इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू कौन सा था? नहीं वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। हाँ क्रिकेट ग्राउंड है। स्मॉल विलेज। अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है छोटा सा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि पीटीआई को हुकूमत में होते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए शो कॉज दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के साथ रवैया अब सख्त हो गया है या पहले से था। पहले पीटीआई सरकारी पार्टी थी, अब शायद नहीं है। हम ये देखना चाह रहे थे कि आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है, सख्त कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से। तो ये खतूत से तो एक चीज तो जाहिर होती है कि आप इनसे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ और आपने और ये मैंने मान भी लिया कि हाँ बात तो सही है आपकी, हमने इलेक्शन नहीं कराए। बहरहाल आपने बहुत जेनरोसिटी का जाहिर की तो एक साल आपने इनको दे दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन किया, आप कह रहे हैं फिर वो भी इलेक्शन सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, बस ये हम देखना चाह रहे थे कि ये आपका एटीट्यूड कैसा है, कि अभी बदला है या पुराना है। क्योंकि उस वक्त एक अहम बात जो सामने आई है वो ये, उस वक्त ये सरकारी पार्टी थे, अब शायद नहीं है सरकारी पार्टी, तो उस वक्त आप इनको अकोमोडेट कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया एक साल का, मगर फिर भी रिकमेंडेट किया। मगर आपने इशू रेज किया हुआ है इलेक्शन का जब से इनकी सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया है। पार्टी से निकाले जाने की दस्तावेजात भी तलब किए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, मैं तहरीक इंसाफ बनाने वाले में शामिल हूँ जिसको तस्लीम किया गया। अब एक कब्जा ग्रुप ने तहरीक इंसाफ पर कब्जा किया हुआ है। पीटीआई को इलेक्शन से आउट किया गया तो इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है कि हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। 175 जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूकों का मसला है। बल्ला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ेकार है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी
तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की एक मुकम्मल फहरिस्त जारी की है, जिसमें बल्ले का निशान मौजूद नहीं है। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा दी गई है। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान भी फहरिस्त में रखे गए हैं। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशान की फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेज दी गई है। बल्ले के केस का पस मंज़र क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इसके बाद 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की और यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि हमें मौक़िफ़ सुने बगैर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है। 2 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। 3 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले और बैरिस्टर गौहर खान की चेयरमैनशिप के जो मामला थे, ये दोनों ख़त्म हो गए। इलेक्शन कमीशन की सुनी गई। 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की बल्ला बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। इस तरह से पेशावर हाई कोर्ट से ही बल्ले का निशान बहाल होने के बाद वापस लिया गया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ही ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस किया और इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान न मिलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबाई असम्बलियों समेत ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में ख़वातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशस्तों पर काफ़ी नुकसान होगा। अगर अदलिया से PTI को रिलीफ नहीं मिलता तो जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस नशस्तों पर भी PTI को बड़े पैमाने पर नुकसान का ख़तरा है और सेनेट इंतखाबात में भी उन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर मुश्किलात आएंगी। आइन के मुताबिक मखसूस नशस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमातों को अलॉट की जाती हैं। ये मामला है बल्ले के निशान का और बल्ले के निशान के ना होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर रिज़र्व सीट्स के मामलात में मुश्किलात होंगी और रिज़र्व सीट्स को लेकर बैरिस्टर गौहर खान और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो बड़े कंसर्न हैं, परेशान हैं और वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान हमें नहीं मिलता, इंतखाबी निशान नहीं होता तो उस बुनियाद पर हमारा ख़ासा नुकसान होगा और इस तरह से इस बल्ले के निशान की अफादियत अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है। खैर, अब इस बल्ले के निशान के बग़ैर के जो मामलात हैं उनको ज़रा हल्का बहल्का लेके चलते हैं। लाहौर का हल्का है, हल्का NA 130 कौमी असम्बली का हल्का है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। पहले भी कई इंतखाबात में ये एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, मद्दे मुकाबिल रहे हैं। लाहौर में PTI वोटर्स के लिए बल्ले का निशान इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह जितना कि किसी देही इलाके में होगा उतना ही ज़रूरी लाहौर के इस हल्के में भी है, हर हल्के में भी है। मकीन क्या कहते हैं, मकीन इस बल्ले के मिलने ना मिलने की कशमकश पर क्या राय रखते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, ज़रा देखिए। उसका नुकसान ये होना है कि PTI हार जाएगी, क्योंकि इंतखाबी निशान है PTI का। नुकसान तो होता, लाजमी नुकसान होता था ना, उसको तो वो निशान है, बल्ले का तो निशान है उसका। नहीं क्यों नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर तो नुकसान है। साहब ज़ाहिर नुकसान तो होगा कि नुकसान की पहचान होती कोई भी चीज़, बल्ला PTI की पहचान है या उन्हें वोटर की पहचान है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बल्ला मिल जाएगा। निशान तो मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर। तो आई थिंक सिंपल से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वोट पड़ने ही पड़ने हैं मेरे हिसाब से। तो लाहौर का हल्का NA 130 यहाँ पर मौजूद जो वोटर्स हैं उनकी क्या राय है, वो किस तरह से देखते हैं इस बल्ले के निशान के मिलने ना मिलने को, क्योंकि बल्ले के निशान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को बताएगी क्या, अपने वोटर को कैसे बताएगी कि उन्होंने किस निशान पर जो है वो स्टैम्प करना है, किस तरह से अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है।
हल्का ब हल्का ये इंतखाबी निशान जो है वो चेंज होगा अगर आज़ाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों को उतरना पड़ा, और फिर यहाँ से असल चैलेंज तहरीक इंसाफ का शुरू हो जाएगा। अब ज़रा फैसलाबाद चलते हैं। यहाँ हल्का है NA 104, मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा रियाज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साहिबजादा हामिद रज़ा। साहिबजादा हामिद रज़ा अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे या उनके पास कोई और इंतखाबी निशान होगा, ये असल सवाल है। लोगों की क्या राय है, सुनिए। क्या लगता है आपको कि ये बल्ले से निशानों से क्या फ़र्क पड़ सकता है तहरीक इंसाफ को? अगर इंतखाबी निशान मिल जाता है, अगर नहीं मिलता जो भी कैंडिडेट जो होगा उसको वोट दे तो होगा। PTI के हवाले से कि उनके बैट का निशान अगर उनसे वापस लेते हैं तो ये एक सियासी उन तौर पे भी और वैसे भी उनकी पार्टी को ये दचका होगा। एक पर्सपेक्टिव है कि बल्ला जो है वो PTI का, तो आप उसे किस्म का उनका नाम छीन रहे हैं, उनकी जमात का एक नाम पूरा छीन रहे हैं। जो इंतखाबी निशान होता है वो किसी भी पार्टी की जो है वो अलामत समझा जाता है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका निशान छीना जाता है तो ये तो मुतरादिफ यही होगा कि उस जमात को ख़त्म करने वाली बात है। तो ये आपने देखा कि फैसलाबाद में लोग किस तरह से राय का इजहार कर रहे हैं, लाहौर के लोगों की भी बात आपने सुनी है। तो इंतखाबी निशान की बड़ी अहमियत है, और इंतखाबी निशान के बग़ैर वो जो इलाके हैं जहाँ पर शरह ख़वानदगी नहीं है, लोग उर्दू में किसी का नाम नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर फिर लोगों को मुश्किलात आती हैं। और फिर ये जो इंतखाबी निशान होता है, लेट्स से शेर है, बल्ला है या तेर है, तो वो फिर बताता है कि अच्छा जी ये जो निशान है ये इस जमात का और हमने इसको वोट देना है। खैर, अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अजमल, कहिएगा कि आप फैसलाबाद में, जनावाला में राइट लेफ़्ट जो मामलात हैं वो क्या इतने सहल हैं, लोग इतने आप कह लीजिए उनका एक्सपोजर है, उनकी इतनी समझ है, फ़हम है कि अगर किसी भी निशान पे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा वो उसे वोट दे देंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इलेक्शन कैंपेन में मुश्किलात होंगी और दीगर कई चैलेंजेस तहरीक इंसाफ के होंगे? नहीं, बिल्कुल। इस हवाले से अगर हम बात करें तो नॉमिनेशन जो बैलेट पेपर होता है उसके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी जो है वो ठप्पा लगा देते हैं जिनके सामने इंतखाबी निशान भी नजर आ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनका वोट जाया हो जाता है, या वो सिमिलर जो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो ठप्पा लग जाता है या वोट स्टैम्प कर देते हैं। जैसे हम मिसाल देते हैं PTI के हवाले से, अगर बैट है वहाँ पे PTI का निशान है, उसके साथ जो है PTI का जो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसका निशान है, वहाँ पे बल्लेबाज था, तो दोनों ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसे निशान है। इसी तरह अगर हम मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के पास अगर शेर है तो वहाँ पे हाथी, गाय, भैंसे जो है वो इस टाइप के इंतखाबी निशान भी जो है वो वोटर को बैलेट पेपर के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। और पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली बात करें तो वहाँ पे तीर उनका निशान है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एप्लीकेशन भी इलेक्शन कमीशन को दी थी कि उनको जो है वो तीर के सिमिलर जो इलेक्शन सिंबल्स हैं उनको बैलेट पेपर से या आइंदा की जो इंतखाबी निशान है उसकी फहरिस्त से निकाल दिया जाए। तो शहरों में तो किसी हद तक हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे जो वोटर्स होते हैं उनको या तो उम्मीदवार का पता होता है, उसका नाम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम देहातों के हवाले से बात करें तो वहाँ पे उम्मीदवार का नाम पढ़ना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है हमारा वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है देही इलाकों में, और ख़ास तौर पे जो हमारा जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए तो इससे ज़्यादा और भी मसला हो जाता है कि वो इंतखाबी निशान जो है वो उसके ऊपर स्टैम्प नहीं कर सकते। हमने कई दफ़ा जो है वो इसको इलेक्शन को ऑब्जर्व किया है, तो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उनकी मदद कर रहे होते हैं ठप्पा लगाने पे, और उनके पूछते हैं कि आपने कौन से निशान या कौन से उम्मीदवार को जो है वो वोट डालना है, और उनकी हेल्प करके वो उसको वोट कास्ट करवाते हैं। इस वजह से इंतखाबी निशान के ऊपर किसी भी पार्टी का हो लेवल प्लेइंग फील्ड ऑब्वियसली जो है वो सबकी रिक्वायरमेंट होती है, और किसी भी पार्टी का निशान हो तो वो इलेक्शन बैलेट पेपर के ऊपर नजर आना नागजीर होता है, और उसी उम्मीदवार को जो है वो वोट डालते हैं। अगर PTI को इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा तो ये उनके वोटर्स के लिए या उनके सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा धचका होगा इलेक्शन के लिए। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया फैसल, हमें जो फैसलाबाद की सूरत हाल अजमल हमें बता रहे थे और जो डायनामिक्स हैं वो समझा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर इंतखाबी निशान के बगैर चैलेंज आ सकता है। अब ज़रा सियालकोट चलते हैं, हल्का है NA 71 और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है क्योंकि यहाँ पर नून लीग के ख्वाजा आसिफ जो किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं, ख्वाजा आसिफ वो, और तहरीक इंसाफ की रेहाना डार साहिबा जो उस्मान डार जिन्होंने सियासत छोड़ दी और बानी PTI को छोड़ दिया, और उमर डार उनकी वालदा हैं। क्या लोग समझते हैं यहाँ पर कि बल्ले के निशान के बगैर रेहाना डार साहिबा का इंतखाब आसान होगा, मुश्किल होगा? बल्ले का निशान होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्या दलाइल हैं, सुने।
निशान है, इलेक्शन का कोई नहीं है ना। मतलब अगर बल्ले का निशान मिलने से ही किसी ने इलेक्शन जीतना है या हारना है, तो वो फिर कोई और पार्टी भी बल्ले का निशान लेकर इलेक्शन जीत सकती है। वोट तो होता है शख्सियत का, निशान का वोट नहीं होता। जाहिर है बोर्डिंग पे जब होता है तो साथ तस्वीर भी होती है, साथ लिखा भी जाता है इमरान खान है, तो पढ़ा लिखा भी ना होगा तो तब भी उसे पता होगा ये इमरान खान का, तो वोट उसी को मिलेगा। जिन्हें सिर्फ बैट नूं देना है, उन्होंने PTI ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ PTI ਨੇ ਮੋਹਰ, ਉਹਨੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता उनको तो ये वोटरों के लिए डिसहार्ट वाला काम ही है। अगर बल्ले का निशान मिल जाता तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान की वजह से वोट मिलता है, आप कहते हैं बैट की वजह से वोट मिलता है। पहले ये डिसाइड कर लें कि वोट किसको मिलता है, ठीक है जी। तो अगर बैट की वजह से इलेक्शन लड़ना है तो फिर इलेक्शन ना लड़ें, भाग जाए। तो पहले ये उससे पहले कहते थे कि ये वोटर जो है इमरान खान का है, अब कहते हैं ये बैट का है। तो वोटर जो है डेरा इस्माइल खान का हल्का है NH-44। सियासी एतबार से अहम इसलिए है कि यहाँ मौलाना फजलुर रहमान इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, उनका आबाई इलाका है। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर जो हमेशा उन्हें चैलेंज करते हैं और 18 के इंतखाबात में खैर उन्होंने हराया भी था, तो वो आमने सामने हैं। अब बल्ले की हैसियत अहमियत यकीनी तौर पर इस इलाके में ज़्यादा है, कुछ देही इलाके भी हैं, तो वहाँ पर लोग किस तरह से बग़ैर इंतखाबी निशान के अगर अली अमीन गंडापुर को वोट देना चाहेंगे, अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, क्या मुश्किलात हैं, लोगों की ज़बानी सुनिए। नहीं मिलता तो फिर आम शहरी जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो नहीं पता चलेगा कि बल्ले को वोट देना है या नहीं देना, तो इसलिए बल्ला मिलना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, फिर उनके लिए मसाइल बनेंगे, क्योंकि जिन्होंने PTI को वोट देना है, फिर जो अनपढ़ लोग हैं या देहात के लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा, फिर उसके लिए मसला होगा। बल्ले का ये नुकसान है कि हमारे जो वोटर हैं ना वो अनपढ़ हैं और उनको समझ भी नहीं आती। बल्ले का निशान ज़रूरी है, क्योंकि सबके जहन में बल्ले का निशान छपा हुआ है। अगर बल्ले का निशान और जगह निशान होता है, कोई और निशानी मिल जाते तो भी PTI की इंशाल्लाह जीत है। बल्ला मिलता है तो फ़ायदा है PTI को, अगर नहीं मिलता तो जो अनपढ़ शहरी लोग हैं, मतलब उनको समझ नहीं आती, बुज़ुर्ग हैं जो, उनके लिए बहुत वोट बैंक जो है ना उसका मुतासर होगा। तो ये लोगों की राय है और लोग किस तरह से बल्ले के निशान के मिलने न मिलने को कंसीव कर रहे हैं, आपने उनको सुन लिया। PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने का केस पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया, 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद ने इस दरख्वास्त पर समात की। PTI की जानिब से काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था और बल्ले का निशान बहाल किया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामला थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपील में जाना मुनासिब समझा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। अलबत्ता इस प्रोसेस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है। उमैर यासिर ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, मामलात को जानते हैं, समझते हैं। उमैर, यकीनी तौर पर ये 16 जनवरी की जो तारीख़ है ये बहुत कैलकुलेटेड है। इसमें यकीनी तौर पर मामलात ये हैं कि आगे चल के कल के दिन तक वो इंतखाबी निशान के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो अब इसमें कुछ आपको बनता भी नज़र आ रहा है या बस सिर्फ ये जो होना था हो गया, ये सिर्फ आगे एक तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसको एंटरटेन करने की कोशिश है? जी, आज की जो समात है जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने जो की है, तहरीक इंसाफ ने तो उसमें तौहीन अदालत का मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्योंकि जो 10 जनवरी का जो फैसला है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करने का, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने चूँकि उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अब तौहीन अदालत में पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। लेकिन अब चूंकि आज की समात में तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हुए हैं और 16 जनवरी को समात मुकर्रर की है। अब चूंकि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, इलेक्शन कमीशन ने रुजू कर रखा है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और आज समात भी हुई है। अब केस शायद इसकी नोयत अब तब्दील हो गई है। अब तमाम की तमाम नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं। मेरे ख्याल में कल जो मजीद समात होगी उसमें मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई हतमी फैसला आ सकेगा, लेकिन अब चूंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई है, अब इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। वो शायद अलामती तौर पर ही होगी। इलेक्शन कमीशन 16 जनवरी को तो पेश हो जाएगा,
लेकिन ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है कि वो चूँकि अपील में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी तक वो जो अल्ट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम करने का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। तो ये एक मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन मुमकिना तौर पे इख्तियार कर सकता है। यकीनी तौर पे। लेकिन तहरीक इंसाफ चूँकि इस बात पर कमिटेड है कि उन अदालत का हुक्म ना मानकर अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की गई है और उसको वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे इस बात को आगे बढ़ाएगी कि तौहीन अदालत के मामले में आगे कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की जाए। चलें देख लेते हैं 16 तारीख को क्या होता है, लेकिन इसमें ये आर्गूमेंट वायबल है कि क्योंकि वो अपील में चले गए थे तो अपील में जाने की वजह से फिर इस फैसले पर मज़ीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आने तक उन्होंने अमल करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन खैर हाई कोर्ट का फ़ैसला अमल करना चाहिए था अपील में जाने से पहले। उमैर, आपने हमें पेशावर से ज्वाइन किया, अपडेट के बहुत शुक्रिया आपका। तौहीन अदालत के मामलात इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए हैं 22 दिसंबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और फिर इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए हैं। तो ये तहरीक इंसाफ भी किसी सूरत जो है वो बैकफुट पे नहीं जा रही और मुसलसल जो एग्रेसिव एक स्टांस है वो लेकर चल रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की, उसने किस किस को टिकट दिए, किसको नहीं दिए, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि एक ग्रुप या एक मखसूस लॉबी को नवाजा गया है और नज़रियाती कारकुन जो है उसमें नज़रअंदाज कर दिए गए वगैरह वगैरह। इसमें मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी हुआ। जैसे शेर अफजल मरवत की बात करें तो उन्हें पेशावर से टिकट नहीं मिला है। PTI रहनुमा ने NA-32 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। तहरीक इंसाफ का ज़िला पेशावर के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। NA-28 से साजिद नवाज़, NA-29 से अरबाब आमिर अयूब को टिकट जारी हुआ है। शानदाना गुलजार NA-30, अरबाब शेर अली NA-31 और आसिफ खान NA-32 से उम्मीदवार होंगे, मैदान में उतरेंगे। महमूद जान, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, अरबाब जहांदाद और उनको सूबाई असम्बली के टिकट जारी हुए हैं। फजल इलाही, मलिक शहाब, समीउल्लाह, शेर अली आफरीदी को भी टिकट मिल गया है, लेकिन शेर अफजल मरवत को पेशावर से टिकट जारी नहीं हुआ है। उन्होंने आबाई इलाके से भी कागजात जमा करवाए थे और उनका कहना भी यही था कि मैं आबाई इलाके से ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और पेशावर की तरफ से मेरी ख्वाहिश नहीं है। खैर, शफ़क़त महमूद की बात कर लेते हैं। 2018 में वो कामयाब भी हुए थे और काबीना का हिस्सा भी बने थे, वज़ीर तालीम थे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने हल्का NA-130 जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ और PP 170 लाहौर के दोनों हल्के हैं, एक कौमी एक सूबाई, इन दोनों हल्कों में कागजात जमा करवाए, लेकिन आज वो दस्तबरदार हो गए। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं हूँ, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। शफ़क़त महमूद की जानिब से हल्का NA-130 लाहौर का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है क्योंकि नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद लोग यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है सूबाई असम्बली का हल्का, वहाँ से भी उन्होंने कागजात जमा करवाए थे। तो आज आखिरी दिन था विड्रॉल का, तो उन्होंने विड्रॉ करनी है और जो उनके कागजात थे रेलेवेंट विड्रॉल के, वो उन्होंने अपनी इस ट्वीट में शेयर किए हैं। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दूसरे चैप्टर की इफ्तिताही तकरीब में वो शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और शहदा के वरसा, फ़ौजी जवानों की फलाह बहबूद के इक़दाम के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि नौजवान और आने वाली नस्लों के लिए ये जो फैसिलिटी है ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। NASTP जो है ये टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का अमल तेज़ करते हुए ख़ुद इन्हिसारी के हुसूल का भी बाइस बनेगा। ये कराची की एक्टिविटी है आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की, और इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ने उन्हें ब्रीफ किया, इस फैसिलिटी का विज़िट करवाया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में हैं और उनकी मुस्तकिल एक्टिविटीज़ हैं। आज वो ताहिरुल क़ादरी के जो नुमाइंदगान हैं उनसे मिले हैं और सानेहा मॉडल टाउन की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का उनके साथ उन्होंने मुतालबा किया है। कहा कि सानेहा मॉडल टाउन के मुलज़िमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले कि हम नफ़रत और तक़सीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। नून लीग और PTI नफ़रत की सियासत को इंतहा पर ले गए हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनका एजेंडा होगा कि सियासी मुखालिफिन को बंद कर दें, इंतकामी सियासत करें। खुर्रम नवाज़, गंडापुर और बाकी जो लोग हैं, ताहिरुल क़ादरी की जो जमात है और उनके अहल खाना हैं, उनसे मुलाकात में मॉडल टाउन वाक़े की उन्होंने आज गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और देखते हैं कि इस मुतालबे पर अमल दरामद होता कब है। खैर,
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। कराची से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे NA 242 से। मुस्तफ़ा कमाल और वो एक ही हल्के में थे। अब शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गए। लीगी रहनुमा राना मशहूद ये कहते हैं 242 से नून लीग के ख्वाजा शोएब उम्मीदवार होंगे। नून लीग का इत्तेहाद सिंध की भलाई के लिए काम कर रहा है। NA 242 में सीट एडजस्टमेंट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कोई भी उम्मीदवार 2 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये कह दिया गया है राना मशहूद की जानिब से, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ख्वाजा शोएब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल के मद्दे मुकाबिल। तो ये सीट एडजस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन एक तरह से मार्जिन है या लीवे है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून मुस्तफ़ा कमाल के लिए रास्ता बना रही है और उन्हें वहाँ पर मुकाबला नहीं दे रही है या कंटेस्ट नहीं कर रही है उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन, और एक कमज़ोर उम्मीदवार के ज़रिए अपना पॉलिटिकल फेस उस हल्के में बरकरार भी रख रही है, और साथ ही साथ मुस्तफ़ा कमाल के लिए मेक श्योर किया जा रहा है कि वो ये सीट हासिल भी कर लें। तो इस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक डेडलॉक की सी सूरत हाल थी, और ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ कैसे विड्रॉ करेंगे, मुस्तफ़ा कमाल क्यों विड्रॉ करेंगे, दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर जो हैं वो बड़ी रिजिड थी और पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब ये हुआ है कि शहबाज शरीफ बिलाखिर दस्तबरदार हो गए हैं। लाहौर से वो कौमी असम्बली के लिए भी लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली के लिए भी लड़ रहे हैं, और फिर कराची का भी हल्का था। तो इस तरह से ये मामलात थे। कल अता तारड़ ने एक जगह ये कहा था कि कराची से लोग आकर लाहौर में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जिनका लाहौर से पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इलेक्शन अब वो नहीं लड़ेंगे। तो शायद अता तारड़ की बात में इतना वज़न था कि शहबाज शरीफ साहब 242 से दस्तबरदार भी हो गए। खैर, सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, मामलात को समझ लेते हैं। सलाउद्दीन, ये इस प्यार को क्या नाम देंगे आप कि सीट एडजस्टमेंट है भी नहीं भी है, शहबाज शरीफ नहीं है लेकिन ख्वाजा शोएब हैं, ये तय क्या हुआ है? तय ये हुआ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से दस्तबरदार हुए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने ये सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए जो है मियां शहबाज शरीफ ने जो है यहाँ से दस्तबरदारी का ऐलान किया, और यहाँ से अपने राना मशहूद ने जो है इनके कागजात नामजदगी जो है वो आज रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे और वापस ले लिए। वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमने कुछ हल्के जो हैं वो ओपन छोड़ दिए हैं कराची के अंदर, बाकी हल्कों के ऊपर तो हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो ओपन छोड़े हैं वहाँ पर तो जो तसीरुल जमाती इत्तेहाद जो यहाँ पे कराची में कायम किया गया था, उसके जो उम्मीदवार हैं, जो भी रहनुमा है, जो चाहता है जिसकी पार्टी का उम्मीदवार हो वो वहाँ पर जाकर जो है वो इंतखाब लड़ सकता है। इसीलिए जो है इस सीट पर मुस्लिम लीग नून ने जो है मुस्तफ़ा कमाल की सीट पर जो है अपने ख्वाजा गुलाम शोएब हैं उनको जो है वो उम्मीदवार नामजद किया, और उनका बाकायदा वहाँ पर टिकट भी जो है पार्टी टिकट भी जमा करवाया गया। और इस वक्त वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो NA 242 जो है वो बड़ा जो मुल्की सियासत में अहमियत इख्तियार कर गया था हल्का, तो क्योंकि यहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद इंतखाब लड़ने आए थे 2018 में, उन्होंने इसी हल्के से इंतखाब भी लड़ा था, लेकिन चंद सौ वोटों से जो है वो हार गए थे। तो इस वक्त वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल हैं, पीपल्स पार्टी के जो कादर बंदू खेल हैं वो उम्मीदवार हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जो है ख्वाजा गुलाम शोएब को यहाँ पर जो है वो टिकट जारी किया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के अगर वोट की बात करें तो 2018 में जो शहबाज शरीफ जब इस हल्के में खड़े हुए थे तो उन्होंने तकरीबन 34,000 से जायद वोट हासिल किए थे। तो इसी तरह जो उनके मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार फैसल बाबा थे वो 35,000 से समथिंग वोट लेकर जो है वो यहाँ से कामयाब हो गए थे। तो तकरीबन चंद सौ वोटों से शहबाज शरीफ यहाँ से आ रहे थे। फिर जब फैसल बाबा यहाँ पर नाअहल हुए तो यहाँ जिमनी इंतखाब हुआ 2021 में, तो उस वक्त भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर हुआ था, और नून लीग ने यहाँ पर नहीं, अब मुझे ये चीज़ समझाइए कि या तो इस हल्के में ज़िद थी कि शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ रहे थे और मुस्तफ़ा कमाल भी इलेक्शन लड़ रहे थे, अब ये फार्मूला क्या है कि ये एडजस्टमेंट है, तो इसमें शहबाज शरीफ ने अगर विड्रॉ किया तो पूरी मुस्लिम लीग नून विड्रॉ करती है और मुस्तफ़ा कमाल को बोलती कि ठीक है ये सीट आपकी है, आपने इस पर बड़ा काम किया, आप ले लें। ये ख्वाजा शोएब साहब की एंट्री ये किस फार्मूले के तहत है? ये ना सीट एडजस्टमेंट है और ना ये मुकाबला है। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें बात ये है कि ये ओपन छोड़ दी गई है ये सीट। इस हल्के में ओपन का मतलब ये कि तसीरुल जमाती इत्तेहाद का कोई भी नुमाइंदा जो भी होगा वो इसमें हिस्सा ले सकता है। इसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई NA 242 में। इसी तरह कुछ और भी हल्के हैं कराची में जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। बाकी हल्कों पर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, उस पर इत्तेफाक भी
किया है, जहाँ पर एमकेएम ने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन इस सीट को भी जो है ओपन छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी जमात का जो नुमाइंदा है, इत्तेहाद भी जमात का भी नुमाइंदा जो है वो आकर बाकायदा जो है इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसी बुनियाद पर जो है ख्वाजा गुलाम शेख जो है वो नून लीग के उम्मीदवार यहाँ पर नामजद किए गए हैं। तो अब नून लीग जो है बाकायदा इस हल्के के अंदर अपनी कैंपेन भी करेगी और मुस्तफा कमाल के सामने जो है नून लीग के ख्वाजा गुलाम शेख बाकायदा मुकाबला भी करेंगे। बाकायदा मुकाबला करेंगे। चले देख लेते हैं कि मुकाबला कितना हो सकता है और उनके हिस्से में कितने वोट आते हैं और यहाँ इस हल्के का फातेह कौन होता है। खैर, बहुत शुक्रिया सराउद्दीन, हमें अपडेट करे थे। तो बेसिकली जो एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात कुछ मुश्किलात का शिकार थे वो सेटल हो गए 242 को लेके बज़ाहिर। लाहौर का रुख करें तो यहाँ पर लीगी क़यादत मुतनाज़ा हल्कों का मामला हल करने में कामयाब हो ही गई है। सरदार अयाज सादिक और रोहिल असगर का मामला खासा मुश्किल था, ये मामलात भी तय पा गए। लाहौर के हल्का NA 121 से टिकट जो है वो शेख रोहिल असगर को जारी हो चुका है। NA 120 से सरदार अयाज सादिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुहेल शौकत भट्ट NA 120 से कागजात जो हैं वो वापस ले रहे हैं। सुहेल शौकत भट्ट को सूबाई असम्बली की सीट पे PP 151 पे जो है एडजस्ट किया गया है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। NA 128 में नून लीग की IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट है। हाफिज़ नोमान को NA 129 से टिकट जारी हुआ है। IPP के साथ अब्दुल अलीम खान और ऑन चौधरी की सीट्स पर एडजस्टमेंट की खबरें हैं। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून ने ये जो लाहौर का चैलेंज था इसको सेटल डाउन कर लिया है और संभाल लिया है। NA 96 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के टिकट की जंग ख़त्म हो गई है। लीग रहनुमा तलाल चौधरी NA 96 से टिकट लेने में नाकाम रहे हैं। पार्टी क़यादत ने मुनहरिफ रुकन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया है। मुस्लिम लीग नून की तलाल चौधरी को सेनेटर या वज़ीर मुमलिकत बनाने की पेशकश जो है वो सामने आ रही है। तो इस तरह से नवाब शेर वसीर जिनसे वादा हुआ था वो वादा वफा कर दिया है लीगी क़यादत ने। 9 अप्रैल 2022 वाले एपिसोड में जो उनका किरदार था या उनकी सपोर्ट थी उसके एवज़ में नून लीग का टिकट मिल चुका है और तलाल चौधरी सेनेटर हो सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के साथ जो मामलात आगे लेकर चल रही थी पीछे हट गई है। काफ लीग का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला सामने आ रहा है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया, मामला तय पाए। चौधरी सालिक हुसैन ये कहते हैं कि नून लीग ने गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नवाज़ लीग मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ होंगे। इस तरह से काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात हो सकते थे लेकिन नहीं हुए और यही वो बातें हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जो हैं वो कहते थे और ये कहते वो तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। अब आके चौधरी शुजात हुसैन को इन बातों का पता लग रहा है। खैर, ये सियासत है, इसमें कुछ भी होता है। मुल्क में इंतखाबी मैदान सजने से पहले की जो गहमा गहमी है वो उरूज पर है और हर दिन जो है वो बड़ा हैपनिंग है। नून लीग इंतखाबी टिकट्स की तकसीम के बाद आवाम में जाने के लिए बेचैन बेकरार है और तैयार है। लीगी क़यादत की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल बिल आखिर सामने आ गया है। नवाज शरीफ मुल्क भर में 60 से ज़ायद जलसों का प्लान रखते हैं। कायद नून लीग 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी इज्तिमात में हिस्सा लेंगे और इस तरह से 15 जनवरी से ऑनवर्ड ये मामला शुरू हो जाएगा कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून बाकायदा जो है वो इंतखाबी सियासत में अवाम के साथ कनेक्ट करने जा रही है। आखिरी जो पावर शो था मुस्लिम लीग नून का बड़े पैमाने पे मरकज़ी लीडरशिप के लेवल पे वो था 21 अक्टूबर 2023 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए। उसके बाद कोई बहुत इम्प्रेसिव काम नहीं हो सका क्योंकि मामलात जो हैं वो ड्राइंग रूम में डिस्कस हो रहे थे, टिकट्स की तकसीम थी, पुराने लोगों को मनाना था, नए लोगों को लेकर आना था। अब जब सारी चीज़ें हो चुकी और कल के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। हर हल्के से मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उनको सेटल कर लिया और इंतखाबी निशान के साथ जब कल फाइनल नाम सामने आएंगे तो उसके बाद 15 जनवरी से ऑनवर्ड जो इंतखाबी गहमा गहमी है उसका जो एक्चुअल फेस है जल्द से जुलूस उसमें आप तेज़ी देखेंगे और मुस्लिम लीग नून जो है उसको आगाज़ करिए। अखलाक अहमद बाजवा में ज्वाइन करें, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अखलाक बताइएगा ज़रा, 15 जनवरी से ऑनवर्ड ये मामला शुरू हो रहे हैं। 15 जनवरी से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ निकल रहे हैं, 17 जनवरी से नवाज शरीफ। कहाँ कहाँ पड़ाव है, क्या क्या इन 60 जलसों में कौन कौन से इलाके शामिल हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम का आगाज जो है आइंदा पुश से करेंगे। नवाज शरीफ अपना पहला इंतखाबी जलसा 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह से आगाज करेंगे, जबकि नवाज शरीफ
मुल्क भर से 60 से ज्यादा जलसों से खिताब करेंगे। इससे कबल नवाज शरीफ का 22 जनवरी को मानसेरा में पहला इंतखाबी जलसा शेड्यूल किया गया था। पहले शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ 20 से 25 जलसे जो थे वो शेड्यूल थे। नए शेड्यूल के मुताबिक अब मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ 60 से ज्यादा इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद के जलसों के हवाले से नया शेड्यूल को खतरी शक्ल जो है वो दे दी है। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसों में जारहाना अंदाज जो है वो अपनाएंगे, जबकि नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी अवामी इज्तिमा से जारहाना रवैया इख्तियार करेंगी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ अवामी जलसों से मुतालियाना अवामी मनसूबों के हवाले से खिताब करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जबकि जो मुस्लिम लीग नून के जराए ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया से खिताब करते हुए इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाएंगे, जबकि 22 जनवरी को वो मानसेरा में खिताब करेंगे। इसी तरह 24 जनवरी को नानकाना साहब, 26 जनवरी को बिहाड़ी और 28 जनवरी को कराची और 30 जनवरी को जिला बहावलपुर में खिताब करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज जो है वो 15 जनवरी से उकाड़ा से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। 19 जनवरी को वो खानेवाल और 23 जनवरी को मरी में जो है वो खिताब करेंगी, जबकि KPK में 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया में जलसे आम से खिताब करेगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कायदीन के जो मज़ीद जलसा का शेड्यूल जो है वो भी तैयार कर लिया गया है और ये मुस्लिम लीग नून जो है वो हिकमत अमली के तहत जो चारों कायदीन मरकजी कायदीन है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की चीफ, ठीक है, ये तो आवाम में जाएंगे। मुझे ज़रा ये बताइए अखलाक साहब कि मजमूई तौर पर आज का दिन तमाम जो टिकट की तकसीम के मामलात थे, उम्मीदवार फाइनल करने थे, वो हो गया, चाहे वो तलाल चौधरी हों, शेख रोहेल असगर हों या सादिक हों। इस प्रोसेस में नून लीग ने किसी को नाराज़ तो नहीं किया, कोई रह तो नहीं गया? जी, इसमें काफी ज्यादा जो अहम नाम है वो रह भी गए हैं और मुस्लिम लीग नून ने बड़े बड़े जो अपने बुल थे वो खुद ही उल्टा दिए हैं, जिसमें से बड़ा नाम जो है वो उसमें आप कह सकते हैं जो तलाल चौधरी है उनको पार्टी टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह जाफर इकबाल है, उनको टिकट नहीं मिला। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में उनके साबिक अरकान असम्बली जो है उनको भी टिकट नहीं मिला। उनमें जो है वो बड़ा नाम जो है वो साबिक रुकने कौमी असम्बली जो है उनको अकोमोडेट नहीं किया, मलक रियाज NA 117 से। इसी तरह जो है वहीद आलम साबिक रुकने कौमी असम्बली है, उनको भी टिकट से महरूम किया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी रह गए हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और जिन्हें पार्टी क़यादत ने नाराज़ कर दिया। खैर, बहुत शुक्रिया। अखलाक अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर PP 101 जड़ावाला से तलाल चौधरी के वालिद और चचा आमने सामने हैं। PP 101 से तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी को नून लीग का टिकट जारी हो चुका है और PTI ने PP 101 का टिकट तलाल के चचा अकरम चौधरी को दे दिया है। तो इस हल्के में इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि एक भाई शेर के निशान पर और दूसरा भाई जो है वो मुमकिन तौर पर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान दे दिया। तो इस तरह से ये जो सूबाई असम्बली का हल्का है PP 101 जड़ावाला से, ये सीट इन एनी वे तलाल चौधरी के घर ही जा रही है, उनके वालिद की सूरत या फिर उनके चचा की सूरत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बात करें तो कराची में उन्होंने MKM के जो रहनुमा हैं, कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी रिहाइशगाह जाकर उनसे मुलाकात की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए इस मौके पर फातिहा ख़्वानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। रऊफ़ सिद्दीकी भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब कराची गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस किया, इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इसराइल हमास तनाज़े की बात करें तो ये आग ख़ित्ते में फैल रही है। अमरीका और बरतानिया की होसी उधर आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा जंग पर दायर मुकदमे की समाअत हो रही है। दूसरे रोज़ भी जनूबी अफ्रीका ने इस मुकदमे में गज़ा जंग के दौरान जो इसराइल की तरफ से नस्लकुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की, वो मामला उठाया गया है। नस्लकुशी के इल्ज़ामात लगाए हैं। गो के इसराइल ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। बताया जा रहा है कि दी हेग में
आलमी अदालत इंसाफ के बाहर फ़लस्तीनी इसराइल के ख़िलाफ़ और इसराइली अपनी हुकूमत से, अपनी जो एयरफोर्स है उससे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थे। आपसे कल ही मुलाकात होगी।